हेलो गाइस, दिस इज श्रीयम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चंस ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों का आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसके पहले हम लोगों ने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रखे हैं और उसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो थ्योरी है मैंने पिछले क्लासेस में मैंने डिस्कस की थी, सारी बातें मैंने उस पर बताई थी। और ये हमारा न्यूमेरिकल सेगमेंट है जिसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में जब तक आप न्यूमेरिकली अपने आप को बिल्डअप नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। तो एप्लीकेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो एक काम करें, फटाफट आप पहले जितने भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। सारे क्वेश्चंस बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और उसका उसको अटैम्प्ट लें। अटैम्प्ट लेने के बाद आप अपने अप्रोच को मेरे अप्रोच से मैच करें, और अगर नहीं बन पा रहा है इन द सेम वे नोट्स को फिर से पढ़ें, पूरी बात को फिर से समझें, क्या छूट गया वो ज़रूर ध्यान दें, और उसके बाद फिर से ऑनेस्ट तरीके से आप अटैम्प्ट लें। दिस इज़ अ प्रोसेस। इसी तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को बिल्डअप करते हैं, और यही एक तरीका ही है कि हम लोग नोट्स को पढ़ें, जानकारी लें कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद उसको खुद से एप्लीकेशन करें, और उसके बाद जो डाउट होता है वो हम लोग यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों फटाफट। तो आई थिंक आपको 1 to 4 आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 to 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 to 9। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने बच्चों। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों। अब इसके ऊपर आप एकदम ऑनेस्ट अटैम्प्ट लें, और अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ज़रूर देखें आपके अप्रोच और मेरे अप्रोच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि साथ साथ में बहुत सारी बातें, बहुत सारी एडवाइजेस मैं देता हूँ। तो ज़रूर देखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं या फिर क्या मैं बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इसको खुद से अटैम्प्ट ले लें और फिर इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करें। आई थिंक अब जब आप लोगों ने कंटिन्यू किया है वीडियो, तो आई थिंक आप लोगों ने अटैम्प्ट ले लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन C6H6 at 25 डिग्री सेल्सियस इज 20.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If the solution had a concentration of 2 gram per decimeter cube, what is the molar mass of the solute? सबसे पहले मैंने कहा, क्योंकि ये बोर्ड लेवल का भी टॉपिक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो बोर्ड्स में मैंने बता रखा है, कई बार मैंने बोला भी है, पहले गिवन डेटा को लिखें, फिर रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लिखें, उसके बाद कैलकुलेशन करें। जबकि जीमेन में आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चंस में बोर्ड स्ट्रैटेजी के हिसाब से बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले गिवन डेटा देखते हैं क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, यानी कि अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लग ही जाएगी क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। इन बेंजीन, तो अपना सॉल्वेंट जो है बेंजीन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 20.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों अपने को पाई दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 20.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If the solution had a concentration of 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है बच्चों आपको कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की, दिस इज 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कहता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो, क्या हम लोग जानते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू हम लोग CRT लगा सकते हैं। वी नो पाई इज इक्वल टू CRT फ्रॉम वॉन्ट्स ऑफ लॉ
ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोग ये चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू दी गई है 20.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 2 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ जिसमें मॉलिकुलर वेट आ जाए। तो मैं इसको किस तरह से लिखूँगा, पाई इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू V, है ना, और ये हो गया RT, और W बाय V की जगह पर हम लोग डेंसिटी लिख सकते हैं। तो पाई इज इक्वल टू D बाय M RT, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं DRT बाय पाई। ये रहा अपना फॉर्मूला मॉलिकुलर वेट का। ठीक है, अब मुझे देखनी है मुझे क्या क्या दी गई है इसमें। पाई की वैल्यू मुझे मिली हुई है, डेंसिटी भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, आर तो कांस्टेंट होता ही है। यानी कि अब अपने को सारे नोन है, अब मुझे बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जब भी आप किसी वैल्यू को रख रहे होते हैं तो यूनिट जो है वो करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब सारे यूनिट एक ही हिसाब से होने चाहिए। जैसे मान लें ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये एक एसआई यूनिट है। ठीक है, जबकि ग्राम डेसीमीटर क्यूब है तो ये एसआई यूनिट नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा, जो अपना आंसर है वो किलोग्राम में दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट को, यानी कि ये एसआई यूनिट में दिया गया है। तो अपने को सबसे पहले सारे को पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो अपना एसआई यूनिट में है ही। 25 डिग्री सेल्सियस को कैलोरी में बदलना पड़ेगा हम लोगों को, तो उसमें 273 जोड़ देना होगा, तो हो जाएगा ये 298 कैल्विन। और 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को अगर मुझे बदलना है तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, और डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बदलना पड़ेगा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 2 इंटू 10⁻³ और डेसीमीटर को मीटर क्यूब बदलने के लिए हमको 10⁻³ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये हो गया अपना ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब इसको काट दें हम लोग, तो आंसर आ जानी है यहाँ से डेंसिटी की 2 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ अपना डेंसिटी निकल चुका है एसआई में, पाई भी अपना एसआई में आ चुका है, टेम्परेचर अपना कैल्विन में आ चुका है। तो बच्चों हम लोग फटाफट यहाँ पे क्या करें, वैल्यू का रखें और मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू डी की वैल्यू हो जानी है 2। अब आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट में मतलब जूल लेना होगा, तो 8.314। और टेम्परेचर 298 और पाई की वैल्यू आ जानी है 20.66। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक ये वैल्यू आ ही जाएगी 239.84 किलोग्राम पर मोल। ये रहा अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन जो जो इंटरेस्टिंग था वो क्या था, इसमें जो पहला फैक्ट था कि आपको जो पाई CRT आपको पता होता है उसको आप डेंसिटी के टर्म में लाएं, तो पहला ये था यहाँ का एप्लीकेशन। और दूसरी बात ये थी, जो सबसे क्रूशियल जो बात थी यहाँ पे, कि आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो ये क्वेश्चन गलत होना तय है। तो आपको करना क्या है, चूंकि यहाँ पे SI यूनिट है और यहाँ पे SI यूनिट नहीं है, और अपना आंसर जो है वो SI में दिया हुआ है, किलोग्राम जो है, तो अपने को सारे को पहले SI में कन्वर्ट करना था। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने कन्वर्जन किया, फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ से डिराइव कर लिया और फिर फॉर्मूला पे रख करके अपने आंसर निकाल लिया। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है 20 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज जनरली केन शुगर को हम लोग सुक्रोज कह देते हैं, C12H22O11। 20 ग्राम सुक्रोज solution in 1 liter is isotonic with a solution of boric acid containing 1.63 ग्राम of boric acid in 450 ml। यानी कि आपको दो सॉल्यूशन दिया गया है और दोनों आपस में आइसोटोनिक हैं। यानी कि एक सॉल्यूशन जो आपका है वो सुक्रोज का है और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो आपका बोरिक एसिड का है। ठीक है बच्चों, अब दोनों को कंपेयर करें, दोनों के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11।
है ना। और इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11 करके आप ऐड कर सकते हैं। और इसका वेट दिया गया है सुक्रोज का, वो दिया गया है 20 ग्राम। और सॉल्यूशन जो अपना है वो 1 लीटर है, V इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। ये अपना इंफॉर्मेशन है सुक्रोज के लिए। बॉरिक एसिड के लिए हमको तो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालना ही है, तो ये अपना अननोन हो गया, मॉलिक्यूलर वेट इसका अननोन है। इसका वेट दिया हुआ है बच्चों 1.63 ग्राम, तो 1.63 ग्राम इसमें वेट दिया गया है। और किसमें कितने में डिजॉल्व हुई है, 450 ml, तो वॉल्यूम इज गिवन 450 ml, ठीक है बच्चों। अब कहता है कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी कि पाई 1 और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई 2 आपस में दोनों बराबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कह सकते हैं, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 दिया हुआ है। और चूंकि यहाँ पे वेट वाली बातें की गई है तो हम लोग पाई को वेट के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं पाई को हम लोग C1R_T1 बराबर C2R_T2 लिख सकते हैं, आर कट जानी है। और C को हम लोग लिख सकते हैं W1 बाय M1 इंटू V1 इंटू T1 बराबर W2 बाय M2 इंटू V2 इंटू T2। टेम्परेचर के बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब टेम्परेचर भी हम लोग कांस्टेंट ही रखेंगे। तो टेम्परेचर को भी हटा दें, आप लोग फर्दर कैलकुलेशन को आगे लेके बढ़ें। तो यहाँ पे आ गया W1 बाय M1 इंटू V1 इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू V2। तो दिस इज फॉर बॉरिक एसिड एंड दिस इज फॉर सुक्रोज। तो अपने को M2 निकालना है, तो M2 का फॉर्मेट बना लें। तो M2 हो जानी है, M2 इज इक्वल टू क्या होगा, W2 बाय V2 मल्टीप्लाइड बाय M1 इंटू V1 बाय W1। तो ये हो जाने, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख दें आप। तो W2 की जगह पे क्या आ जानी है, W2 सेकंड मैंने का रखा है बोरिक एसिड के लिए और फर्स्ट का रखा मैंने सुक्रोज के लिए। तो W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखें 1.63। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 ml है। तो आप एक काम करें, ml है तो इसको भी ml में कन्वर्ट कर लें 1 लीटर को, या फिर दोनों को लीटर में कन्वर्ट कर लें। तो एक काम करता हूँ, दोनों को लीटर में ही कन्वर्ट कर देता हूँ या दोनों को ml में ही। तो एक काम करूँ, मैं इसको 1000 ही कर देता हूँ, 1000 ml। तो W2 कितना हो गया 450 ml और M1 कितना हो गया इसका 342। V1 कितने हो गए, V1 आपका 1000 हो गया। और W1 कितना हो गया, W1 मीन्स अब सुक्रोज का वेट दैट इज 20 लिख दें। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो 1.63 इंटू 342 इंटू 1000 बाय 450 इंटू 20, इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आंसर जो है आपका 61.94 ग्राम पर मोल आ ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो सीन था वो क्या था, वो आइसोटोनिक मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि आइसोटोनिक के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो आइसोटोनिक में बस एक बात याद रखनी है कि पाई 1 बराबर पाई 2 कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू डेटा आपको हैंडल कर लेना होता है, ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, calculate osmotic pressure of a solution obtained by mixing 100 ml of 3.4% mass by volume solution of urea and 100 ml of 1.6% solution of केन शुगर एट 20 डिग्री सेल्सियस। केन शुगर हम लोग सुक्रोज को ही कहते हैं, जो हम लोगों ने देखा था पीछे। तो अपने पास दो सोल्यूशन है बच्चों, एक तो यूरिया का सोल्यूशन दिया गया है, यूरिया सोल्यूशन, एक यूरिया का सोल्यूशन दिया गया है और एक आप लोगों को दिया गया है सुक्रोज का सोल्यूशन, यानी कि हम लोग शुगर सोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो शुगर सोल्यूशन कह दो, एक आपका शुगर सोल्यूशन कहा गया है, ठीक है।
और दोनों की कंसंट्रेशन दी गई है, इसकी जो कंसंट्रेशन दी गई है 3.4%, W/V दिया गया है, और इसका जो कंसंट्रेशन दिया गया है बच्चों ये है 1.6% W/V दिया गया है। ठीक है, आगे दिया गया है क्या कि इसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml है और इसका वॉल्यूम 100 ml है। ये 100 ml है, इसका भी वॉल्यूम को 100 ml, दोनों के 100 ml को क्या किया गया है बच्चों, मिलाया गया है। ठीक है, अब चूंकि ये 100 ml मिलाया गया, ये भी 100 ml मिलाया गया, ये अपनी जानकारी दी गई है। अब किसी भी दो सॉल्यूशन को मिलाना है, इस दोनों सॉल्यूशन को, और मुझे नए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें मिक्सिंग वाली बात हो, तो आप दोनों सॉल्यूशन में रहने वाले सॉल्यूट के मोल्स को निकालें और फिर दोनों को जोड़ें। उसी तरह से दोनों के वॉल्यूम को जोड़ें, तो दोनों का सॉल्यूट का मोल और दोनों के वॉल्यूम को जोड़ करके आप मिक्सचर के मोल की संख्या और मिक्सचर का वॉल्यूम निकाल लें और उसके बाद ही पाई की वैल्यू सेट करें। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, पहले टोटल मोल निकालना है। तो अगर मुझे ये 100 मिलीलीटर दिया गया यूरिया सॉल्यूशन, तो इसका मतलब मेरे पास यूरिया कितना गया होगा। तो मुझे पता है कि अगर 100 ml है तो 3.4 ग्राम ही यूरिया आया होगा अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट, यानी कि अपने पास यूरिया जो है वो 3.4 ग्राम ही आया होगा। और अगर यहाँ देखें कि शुगर अपने पास कितना आया होगा, तो इसके हिसाब से देखें 100 ml में 1.6 ग्राम ही आया होगा। ये पहली बात हो गई। ठीक है, लेकिन अपने को मोल निकालना है, फिर मोल निकाल लें। मोल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3.4 और डिवाइडेड बाय यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। 3.4 डिवाइडेड बाय 60, और इसको लिख सकते हैं 1.6 डिवाइडेड बाय 342, हम लोगों ने पीछे देखा था 342 होता है। ये अपना मोल की संख्या हो गई। तो मैंने कहा कि जब भी, ध्यान सुनोगे, जब भी किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स करके नए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो, तो पहले आप दोनों के मोल की संख्या को जोड़ो, यानी कि मिक्सचर के मोल की संख्या निकालो। तो हम लोग कहेंगे नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन मिक्सचर कर देते हैं, ऑफ सोल्यूट इन मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.4/60 प्लस 1.6/42। ठीक है, तो उसको लिख ले, 3.4/60 प्लस 1.6/342। आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हम देख लेते हैं इसको एक बार। इसका जो वैल्यू आ रहा है ये आ जाएगा आपको 0.061, ये आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल जो है आपका सॉल्यूट का 0.061 आ रहा है, टोटल मोल है ना, मिक्सर में सॉल्यूट के मोल की संख्या इतनी आ गई। अब हम यहाँ पे पाई इक्वल्स टू CRT लगा सकते हैं। तो CRT लगाने के लिए मुझे वॉल्यूम भी चाहिए, तो अब मैं लिख सकता हूँ टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो जितना वॉल्यूम इसका है उतना वॉल्यूम इसका है, दोनों को जोड़ देते हैं, 100 ml 100 ml 200 ml, दिस इज 200 ml। अब मेरे पास मिक्सचर का वॉल्यूम भी पता है और मिक्सचर में सॉल्यूट के मोल की संख्या भी मुझे दी गई है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग पाई इज इक्वल टू CRT वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ पाई इज इक्वल टू CRT, और C की वैल्यू हो जानी है N/V RT, और N की वैल्यू 0.061। R की वैल्यू क्या लोगे, तो R की वैल्यू मुझे लेनी है, चूंकि देखो यहाँ पे आंसर ATM में दिया गया है ना। ठीक है, तो अपने को 0.0821 लेना पड़ेगा, 0.0821। और टेम्परेचर कितना दिया गया है, तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस कैलिन में अगर हम लोग बदले तो कितना हो जाएगा, तो 273 प्लस 20 तो हो जाएगा 293, तो इंटू 293 कर दें और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा,
वॉल्यूम जो आपका टोटल वॉल्यूम है दिस इज़ 200, लेकिन आपको यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर लेना होता है, तो आपको हो जाएगा कितना 0.2 लीटर, है ना। तो ये आपका 0.2 लीटर, तो 0.061 इंटू 0.0821 1 भी ले सकते हैं, और इंटू 293/0.2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7.38 ATM। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो बात मैं सिखाना चाह रहा था वो क्या था कि जब भी आपको मिक्सचर का क्वेश्चन दिया गया हो तो आप पहले क्या करें, उस दोनों मिक्सचर के इंडिविजुअल मोल की संख्या निकाल लें और फिर टोटल मोल बना लें, फिर इंडिविजुअल का वॉल्यूम को निकाल लें और टोटल वॉल्यूम निकाल लें, और उसके बाद ही पाई की वैल्यू यहाँ पे सेट करें। ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। ठीक है बच्चों, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। तो हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं अगला। तो फोर्थ नंबर क्या कहता है एट 300 Kelvin 2 solutions of glucose in water of concentration 0.01 m and 0.001 m are separated by semi permeable membrane with respect to water। ठीक है, तो मैं एक सिस्टम बना लूँ, इस तरह का अरेंजमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक SPM लगा दिया है, और एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ रखा है, और एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, तो और यहाँ का कंसंट्रेशन मैंने ले लिया 0.01 m, और इधर का कंसंट्रेशन मैं ले लेता हूँ 0.001 m। इसको मैं C1 मान लेता हूँ, इसको मैं C2 मान लेता हूँ। ठीक है, और ये बीच में SPM लगा हुआ है, और टेम्परेचर 300 केल्विन पे ये सारा सीन है। कहता है ऑन व्हाट सॉल्यूशन प्रेशर नीड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। अब मुझे कहा जा रहा है कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए किधर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोसिस किधर से किधर की ओर होता है, तो हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर रीजन में होता है। तो वेपर प्रेशर कहाँ होता है ज़्यादा, जिधर में सॉल्यूट की मात्रा कम हो। तो सॉल्यूट की मात्रा इधर कम है, इधर हाई वेपर प्रेशर है, इधर लो वेपर प्रेशर है, तो मूवमेंट जो होगा सॉल्वेंट का वह हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर होने लगता है। अब हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर मूवमेंट होने लगता है, और इस मूवमेंट को मुझे रोकना है, तो पी एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल प्रेशर मुझे इधर लगाना पड़ेगा, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड। तो पी एक्सटर्नल अपने को इधर लगाना पड़ेगा, जिससे कि जो वेपर प्रेशर जो है वो काउंटर हो सके, यानी कि यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ का वेपर प्रेशर कम, तो जितना से ये कम है उतना ही मुझे यहाँ पे पी एक्सटर्नल मुझे लगाना है। तो पी एक्सटर्नल विल सपोर्ट दिस वेपर प्रेशर टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ दिस वेपर प्रेशर, है ना। तो पहला क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है कि पी एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, तो जिधर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि जिधर का वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल विल बी अप्लाइड ऑन हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए अब ये पहला क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अप्लाइड प्रेशर, मुझे इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो एक बात याद रखें, नई चीज़ है कि पी एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ के ऑस्मोटिक प्रेशर को π2 कह दूँ और यहाँ के ऑस्मोटिक प्रेशर को π1 कह दूँ, तो पी एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर होती है, याद रखिएगा। P external is equal to the difference of osmotic pressure, difference not change, difference। डिफरेंस का मतलब होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको याद रखिएगा, डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इसको याद रखना है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो डिफरेंस करना है मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो π1 बड़ा है या π2 बड़ा है, सोचिए ज़रा। तो यहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब π1 की वैल्यू बड़ी है, और यहाँ का कंसंट्रेशन कम है, यानी कि पाई की वैल्यू छोटी है। तो हम लोग जानते हैं चूँकि
पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू, सो पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई वन माइनस पाई टू। और पाई वन की जब हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, सी वन आर टी माइनस सी टू आर टी, और सी वन की वैल्यू क्या होगी 0.01, तो सी वन माइनस सी टू कह सकते हैं, यहाँ पे आर टी लगा लो, कॉमन कर लो बाहर, और यहाँ पे 0.01 माइनस 0.001 आर टी, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.009 आनी है, ठीक है 0.009। और आर की वैल्यू क्या लेनी है, तो चूंकि आंसर अपना एटीएम में है तो आर की वैल्यू आपको लीटर एटमॉस्फेयर में लेना होगा, यानी कि 0.0821, और टेम्परेचर 21 इंटू मल्टीप्लाई टेम्परेचर की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग, 300, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.2217 एटीएम, ये आ ही जानी है नो डाउट। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहली बात ये सीखी, एक्सटर्नल प्रेशर उधर ही अप्लाइड होता है जिधर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और दूसरी बात ये हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था, और दूसरी बात एक्सटर्नल प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर होती है, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। आई थिंक समझ में आ चुका होगा आप लोग। हम लोग देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एट 10 डिग्री सेल्सियस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 500 mm, is 500 mm. The solution is diluted and temperature is raised to 25 degrees Celsius. When the osmotic pressure is found to be 105.3 mm, determine the extent of dilution. तो सिंपली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ कहा जा रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे पहले बात की जा रही है, तो T इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या बातें कही गई वो मैं देखता हूँ पहले। इसमें कहा गया ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया सोल्यूशन दिया हुआ 500 mm, यानी कि पाई की वैल्यू दी गई है, इसको हम लोग पाई की वैल्यू दी गई है, दिस इज 500 mm, ठीक है। और द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड एंड टेम्परेचर इज रेज्ड, दो बातें की गई है, एक तो टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया गया है और दूसरा सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया है। तो टेम्परेचर को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो टेम्परेचर को बढ़ा करके 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है, और पाई की वैल्यू जो है वो हो गई है 105.3 mm। लेकिन यहाँ पे एक सीन और है कि वॉल्यूम जो है वो अब सेम नहीं रह गया है, दो बातें की गई है, वॉल्यूम पहले V1 था तो पहले अब ये V2 हो गया है, यानी कि ये वॉल्यूम भी चेंज हो गया है। तो टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम में भी परिवर्तन आया है, तो वॉल्यूम में जो परिवर्तन आया है वो सॉल्वेंट को ऐड करने से आया है, क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूटेड लिखा गया है, यानी कि इस दोनों सॉल्यूशन में अभी भी एक समानता है कि दोनों सॉल्यूशन में जो मोल की जो मात्रा होगी वो समान होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की मात्रा समान होनी है। तो दोनों का वॉल्यूम डिफरेंस हो गया है, पाई दोनों का डिफरेंस हो गया है, टेम्परेचर दोनों का डिफरेंस हो गया है, लेकिन अगर हम लोग देखें, चूंकि हम लोग जानते हैं पाई इज इक्वल टू होता है CRT, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग पाई इज इक्वल टू N/VRT, तो हमको पता है दोनों में मोल कांस्टेंट होगा, तो N कांस्टेंट और क्या कांस्टेंट, दोनों का R कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट होंगे, R कांस्टेंट, तो दोनों का आप दोनों में मोल आपका कांस्टेंट है और आपका R तो कांस्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V, T/V है ना, क्योंकि N और R तो आपके कांस्टेंट हैं, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V। अब यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, इसका क्या मतलब है कि पाई वन बाय पाई टू इज इक्वल टू T1/V1 इंटू V2/T2, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि इस प्रोपोर्शनलिटी के मदद से हम लोग ये काम कर सकते हैं कि पाई वन बाय पाई टू इजकल्स टू T1/V1 इंटू V2/T2 कर सकते हैं। अब इसे वैल्यू रख दें आप लोग, क्या रख दें वैल्यू, पाई वन की वैल्यू कितनी है 500,
पाई टू की वैल्यू कितनी है 105.3। टेम्परेचर की T1 की वैल्यू अब कितनी है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें 273 जोड़ें तो 283। V1 की जगह पे V1 रहने दें, V2 की जगह पे V2 रहने दें, और T2 की जगह पे क्या होगा 273 जोड़ें तो हो जाएगा 298। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको सॉल्व करें, इस सारी वैल्यू को आप अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, तो V2 बराबर जो है आपका आ जाएगा 500 बाई 105.3 इंटू 298 बाय 283 V1। ये वैल्यू आ जानी है 500 इंटू 298 बाय 105.3 इंटू 283 V1। और इसको अगर सॉल्व करेंगे दिस विल गिव यू 5, अबाउट 5 आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि आपका आंसर यही है, आ भी जाएगी। तो V2 इज इक्वल टू 5V1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ सकते हैं इस डेटा से कि भाई इस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने में आपको 5 टाइम्स डाइल्यूशन करना पड़ा होगा, 5 गुना आप इसको डाइल्यूट कर गए होंगे। यानी कि अगर ये 100 ml रहा होगा तो इसको 5 टाइम डाइल्यूट करके हम लोग उसको 500 बना दिए होंगे, यानी कि 400 ml पानी हमने बाहर से डाला होगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखेंगे, और ये रिलेशन तो आपको निकालना आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको, पहले हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इंटू भी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना बच्चों, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखो ज़रा, पाई इंटू भी बाई टी, तो हम लोग इसको सॉरी छोटा सा मैथमेटिक्स है, पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी बाई वी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। पाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके कांस्टेंट लगा दिया टी बाई वी, अब इसको हम लोग पाई इंटू वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। अब पाई इंटू वी बाई टी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई 1 इंटू V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू पाई 2 इंटू V2 बाई T2। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन दोनों सेम ही है, आप दोनों देखिए मिलाइएगा तो दोनों सेम ही आपको आएगा। तो आप ये एक्सप्रेशन ला के भी आपसे सॉल्व कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट यहीं से मैंने अपना एक्सप्रेशन ले आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आपको ये एक्सप्रेशन कहाँ से है समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये जो 5वां क्वेश्चन था वो क्या था कि भाई दो चीज़ें चेंज कर दी गई, एक तो टेम्परेचर भी बदल दिया गया और एक वॉल्यूम भी बदल दिया गया, लेकिन वॉल्यूम जो बदला गया वो डाइल्यूशन से बदला गया, इसलिए यानी कि जो मोल था वो कांस्टेंट रहा होगा, तो मोल कांस्टेंट रहा होगा बच्चों, ये इसकी क्वेश्चन की खासियत हो गई। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 100 milligram of a protein is dissolved in water to make 10.0 ml of solution. If this solution has osmotic pressure of 13.3 millimeter of Hg at 25 डिग्री सेल्सियस, what is the molar mass of the protein? मुझे प्रोटीन का मोलर मास लेना है जिसका आपको वेट दिया गया है 100 मिलीग्राम और ये घुला हुआ है 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, तो सबसे पहले वेट दिया गया है 100 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम ग्राम में बदलना ज़्यादा अच्छा है, 0.1 ग्राम कह दें इसको, और वॉल्यूम आपको दिया गया है 10 ml, इसको लीटर बदल लें 0.01 लीटर। ठीक है, और पाई की वैल्यू दी गई है आपको 13.3 mm ऑफ Hg, तो इसको आप ATM में बदल लें तो क्या हो जाएगा 13.3 बाय 760 ATM, और टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ को टोटल बदल लें 273 जोड़ें तो 298 केल्विन। ये सारी सीन हो गई। तो अब यहाँ पे क्या था ना, सारे वैल्यू को, सारे डेटा को अपने हिसाब से कन्वर्ट मुझे करना था। अब पाई बराबर मुझे पाई का फॉर्मूला लगा लें, मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो पाई इज इक्वल टू CRT, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे, पाई इज इक्वल टू W/m इंटू भी RT, और यहाँ से m लिख सकते हैं बच्चों, m कुड बी W/पाई इंटू भी RT।
ये सीन है, ये सारा सीन है अपना। अब W का वेट जो कितना है 0.1 है, वैल्यू रख लें, इसलिए m इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.0821 और टेम्परेचर आ गया आपका 298 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितनी है 13.3 डिवाइडेड बाय 760 और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका है 0.1। ठीक है, अब इस सारे वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा आपको वैल्यू दिया गया है, सारा आपको कैलकुलेट करने पे आपकी जो वैल्यू है 13963.4 ये आ ही जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चंस। इसमें बस यूनिट वाला गेम था, यूनिट वाली चीज़ थी, यूनिट को अच्छे से हैंडल करना था और आंसर आसानी से आ जाता आपका। अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चंस पे। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट 300 केल्विन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी टुगेदर। दो सॉल्यूशन है और दोनों को मिलाया जा रहा है साथ साथ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक तो सॉल्यूशन आपको ए दिया गया है और एक सॉल्यूशन आपको बी दिया गया है और इसके बारे में आपको वेट दिया गया है W इक्वल्स टू कंटेन 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया है इसमें। और इसके बारे में दिया गया है सॉल्यूशन बी कंटेन्स 34.2 ग्राम शुगर, 34.2 ग्राम शुगर ये वैल्यू दी गई है और दोनों की वॉल्यूम दी गई है। ये दिया गया है 250 ml और बी दिया गया है आपको 750 ml। तो इसकी वॉल्यूम दी गई है 250 ml और इसकी वॉल्यूम दी गई है आपको 750 ml। ये हो गया। और एक्वा सोल्यूशन है, मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे है। तो मैंने कहा था कि भाई इसमें क्वेश्चन कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मिक्सर निकालना है और टेम्परेचर 300 केल्विन पे पूरा सीन है, सारी बातें 300 केल्विन पे ही करनी है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने पहले भी इस तरह क्वेश्चन में कहा था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो पहले आप टोटल मोल निकालें, फिर टोटल वॉल्यूम निकालें, फिर जो आप काम करते हैं वो कीजिए। तो पहले टोटल मोल लिख दे बच्चों। टोटल मोल क्या हो जाएगा, इसका मोल प्लस इसका मोल, इसका मोल कितना हो जाएगा, इसको अगर मोल में बदले तो 6 ग्राम यूरिया, तो कितना मोल यूरिया, तो 6/60 वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट प्लस 34.2 वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, शुगर का वेट 342 और इसको आप सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाना है आपको। तो ये आपको हो जाएगा 0.1 और ये भी आ जाएगा आपको 0.1, दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 0.2। तो ये हो गया पहला कि आपको टोटल मोल निकल गया। आपको निकालना है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मिक्सर का, तो ये है 250, ये है 750, तो हो गए 1000 ml और हमको आंसर चाहिए लीटर में, तो दिस इज़ 1 लीटर। अब आप लोग लगा लें फटाफट फॉर्मूला, तो पाई इज इक्वल टू N/V/RT और N की वैल्यू हो गई 0.2, वॉल्यूम हो गया 1, R की वैल्यू हो जाएगी आपको 0.0821, टेम्परेचर हो जानी है आपको 300 और इस पूरे को आप अपना मल्टीप्लाई कर ले तो आपकी वैल्यू कितनी है 4.92 वो आ ही जाएगी। दिस इज 4.92 ATM। ठीक है, तो मिक्सर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है बच्चों, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है, सिंपल टेक्निक है। टोटल मोल निकालें, टोटल वॉल्यूम निकालें, दोनों को के हिसाब से फिर पाई निकाल लें। सो इजी। हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सोल्यूशन A and B at 27 डिग्री सेल्सियस इज 24.6 एंड 8.2 ATM रेस्पेक्टिवली। दो सोल्यूशन दिए गए हैं बच्चों यहाँ पे, एक A है एक B है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई 1 मान लो 24.6 ATM है, इसको पाई 2 मान लें, दिस इज 8.2 ATM। ठीक है, और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉमन टू बोथ, दोनों के लिए सेम ही है। नाउ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ए एंड 3 लीटर ऑफ सोल्यूशन बी आर मिक्स टुगेदर। बड़ी अच्छी बात है। इसकी वॉल्यूम V1 दी गई है 1 लीटर,
इसकी V2 दी गई है, इसकी वॉल्यूम दी गई है, दिस इज 3 लीटर। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या निकालना है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही मिक्स करने वाली बात हो तो पहले टोटल मोल निकालो, फिर टोटल वॉल्यूम निकालो। तो टोटल वॉल्यूम तो 3 एंड 4 हो जाएगा, टोटल मिला करके टोटल मोल निकालते हैं, है ना। तो हमको पता है क्या, पाई इक्वल्स टू क्या होता है, N/V/RT होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो N1 इक्वल्स टू पाई 1 इंटू V1/RT। तो पाई 1 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, पाई 1 इज 24.6, V1 इज 1 और बाय RT दिस इज 24.6/RT। और उसी तरह से N2 की वैल्यू निकाल लें, ये कितनी हो जाएगी, पाई 2 इंटू V2/RT, दिस कुड बी 28.2, V2 हो गया 3 डिवाइडेड बाय RT। इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जानी है 24.6/RT। तो यानी कि आपको टोटल मोल कितना हो जाएगा, इसलिए टोटल मोल मैंने बोला था मिक्सर के लिए टोटल मोल निकालो, फिर टोटल वॉल्यूम निकालो, फिर अपना काम करो, है ना। पाई इसको CRT पे अपना फॉर्मूला लगा दो। तो कितना हो जाएगा 24.6/RT प्लस 24.6/RT, तो कितना हो जाएंगे 49.2। तो डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया है 49.2 RT, दोनों को जोड़ दिया। और उसी तरह से टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 3.14 लीटर। अब यहाँ पे मैं पाई ऑफ द मिक्सर लगा दूँ, तो पाई ऑफ द मिक्सर क्या हो जाएगा, N/V/RT। एन की वैल्यू कितनी है 49.2/RT, और वॉल्यूम कितनी है 4 इंटू RT गॉन, दिस इज 49.2/4। तो इसकी जो आप सॉल्व करेंगे तो दिस कुड बी 12.3। तो ये आपका 12.3 आ जाएगा, 12.3 ATM। तो ये रहा बच्चों आपका 8वां क्वेश्चन। ये भी जो क्वेश्चन था ये भी आपका मिक्सर पे ही क्वेश्चन था। तो मिक्सर के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं, इसलिए मैंने मिक्सर के 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। बस करना एक ही है कि आपको टोटल मोल और टोटल वॉल्यूम निकाल लेना है, सिंपल। उसको निकालने के लिए एकदम दिमाग को अस्थिर करके दोनों का टोटल मोल निकालिए। कैसे निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा आपको टोटल मोल निकालना है। आज का 9th नंबर क्वेश्चन देखें। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है, ए सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 68.4 ग्राम, तो वेट दिया गया है 68.4 ग्राम, और वाटर दिया गया है, वाटर की वैल्यू दी गई है आपको 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1000 ग्राम वाटर दिया है, इसका मतलब, और सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग कर देते हैं क्या, तो 1000 ग्राम वाटर का मतलब होता है 1000 ml वाटर। 1000 ml वाटर का मतलब हो जाता है 1 लीटर, क्योंकि डेंसिटी इसकी 1 ग्राम पर ml होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, इसलिए 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ml हो जाता है। और टेम्परेचर दी गई है, टेम्परेचर इज 293 केल्विन, और डेल टी वी दिया गया है, डेलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टी वी दिया गया है, डेल टी वी इज 0.104, और के बी दिया गया है, दिस इज 0.52। अब मुझे निकालना है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दो चीज़ मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास पे काम करते हैं। अपने को डेल टी बी दिया हुआ है, के बी दिया है, वेट दिया है, तो चलें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग के पॉइंट के पास। तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब सारी कहानी यही बताएगा, सारा दुख यही दूर करेगा मॉलिक्यूलर वेट का, क्योंकि अपने को डेल टी बी पता है, के बी पता है, और वेट पता है, तो सारी बात ये बता देगा। तो डेल टी बी कितना है 0.104 इसको टू 0.52, और मोलालिटी क्या होता है हम लोग पता है, वेट ऑफ द सोल्यूट, दिस इज 68.4, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, इंटू 1000, वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 बाय
weight of the solvent, this is 1000 gram, into molecular weight of the solute, this is m, molecular weight of the solute. अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें फटाफट बच्चों, ये तो 1000 से ऐसे ही कट जानी है, तो यहाँ से मोलिकुलर वेट आ जाएगा कितना 0.52 इंटू 68.4 अपॉन 0.104। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है 342 ग्राम वो आ ही जाएगी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन निकल चुका है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ क्वेश्चन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ना। अब अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब हम लोग को निकालना है, पाई निकालना है। तो हम लोग को पता है पाई इक्वल्स टू W बाय एम इंटू वी आर टी, और W तो अपने को पहले से दिया हुआ है ना 68.4, और मॉलिकुलर वेट हम लोगों ने निकाला डेल टी वी की मदद से, दिस इज 342। और V की वॉल्यूम, V की वैल्यू क्या होगी, तो V की अगर कोई भी वॉल्यूम आपको नहीं दिया गया है ना सॉल्यूशन का, तो अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो जो वाटर की वॉल्यूम होगी वही सॉल्यूशन की वॉल्यूम आप लोग ले सकते हो। तो वाटर की वॉल्यूम आपकी कितनी 1 लीटर, तो 1, R की जगह पे 0.0821 और T की जगह पे हो जानी है 293। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, तो दिस कुड बी 64.5 ATM। तो ये रहा आपका 9th नंबर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या था, बस डेल टी बी की मदद से मॉलिक्यूलर वेट निकाला और फिर इस मॉलिक्यूलर वेट को मैंने यहाँ पे पाई में इस्तेमाल कर दिया। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड एट 311 केल्विन इज 7.7 ATM दिया गया है। ठीक है, तो अपने को दिया गया है, पाई की वैल्यू दी गई है, दिस इज इक्वल टू 7.7 ATM, 7.7 ATM, और टेम्परेचर दिया गया है दिस इज 311 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ब्लड, मीन्स अपने को TF की वैल्यू निकालनी है, और KF ऑफ वाटर दिया गया है। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टूड है, KF ऑफ वाटर चूंकि यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब सॉल्वेंट वाटर है, क्योंकि मैंने बताया था KF सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो KF चूंकि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो KF वाटर के देने का मतलब ही हो गया कि भाई अपना जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो इसका मतलब TF नॉट अपने को हम डायरेक्ट कह सकते हैं, दिस कुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। डायरेक्ट ये काम हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले एक काम करें, फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए मुझे कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है कंसंट्रेशन का, तो सबसे पहले मुझे कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट निकाल नहीं सकते, क्योंकि डेल टी एफ क्या होता है, डेल टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम। तो मोलालिटी हम निकालने के लिए ना किसी का वेट दिया गया है मेरे पास, ना किसी का मोल दिया गया है, कुछ दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन पाई दिया हुआ है। तो पाई की मदद से हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं, और मोलारिटी क्वेश्चन में बोल रहा है भैया समान ले सकते हो आप, तो मोलारिटी निकाल करके मोलारिटी में यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो काम करें शुरू। तो कहते हैं चूंकि पाई इक्वल्स टू CRT, और इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू क्या हो जानी है पाई बाय RT। तो पाई की वैल्यू है 7.7, R की वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर हो गया आपका 311। इसको आप सॉल्व करें, देखते हैं। इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आ रही है बच्चों, आ रही है 0.302 राउंड में ले रहे हैं। और अब यहाँ पे हम लोग C द मोलैरिटी और M इज द मोलैलिटी, लेकिन दोनों क्वेश्चन में कह रहा भैया समान ही है, यह है मोलैलिटी और यह है मोलैरिटी। इन जनरल हम लोग दोनों वैल्यू को नहीं लिख सकते एक जगह पे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो के एफ की जगह पे 1.86, और डेल टी एफ की जगह पे क्या होगा TF नॉट माइनस TF कर देते हैं, TF नॉट माइनस TF,
हटाओ यार, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू सी कह सकते हैं। मोलालिटी जगह पे सी कह दिया मैंने, और टी एफ नॉट की वैल्यू दी गई है 0। 0 डिग्री आंसर किस में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में, तो 0 ही ले लेते हैं। इसको हटाओ, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ की वैल्यू तो अपने को निकालनी ही है। के एफ की वैल्यू 1.86 है और कंसनट्रेशन 0.302 है। तो यहाँ से टी एफ की जो वैल्यू हो वो हो जाएगी -1.86 इंटू 0.302। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपकी वैल्यू आ ही जाएगी 0.558। दिस कुड बी -0.558 डिग्री सेल्सियस। तो दिस अ क्वेश्चन। इसमें जो मैंने समझाना चाहा वो क्या समझाना चाहा, इसमें मैंने बताया कि भाई देखो, हो सकता है आपको कोई दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मिला दिया गया हो, और यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया क्या ईबीपी और ऑस्मोटिक प्रेशर को मिला दिया गया था, और 10वें क्वेश्चन मैंने दिखाया कि डेल्टीएफ और ऑस्मोटिक प्रेशर को मिला दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा टोटल 10 क्वेश्चंस। ये सारे 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। इसको आप लोग अच्छे से समझिए, बनाइए, जो डाउट हुआ हो उसको फिर से देखिए, रिकवर कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने का मकसद ही होता है कि डाउट को एक्सपोज करना, डाउट को निकालना और उसको फिर उसके ऊपर काम करना। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये क्लास आपको बड़ा मज़ेदार लगा होगा, समझ में भी आया होगा, आपसे बहुत सारा क्वेश्चन बना भी होगा। चूँकि टॉपिक काफ़ी आसान है सॉल्यूशन, इसलिए इसमें स्कोर बहुत अच्छा जाता है बच्चों, इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस चाहे वो किसी लेवल के हों, चाहे वो बोर्ड लेवल हो, चाहे जे एडवांस लेवल हो, सब आपसे बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।